हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स इन डेप्थ। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कि डेडलॉक को कैसे हैंडल किया जाए। तो ब्रीफली हमने 4 क्लासिफिकेशन देखे थे, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था कि एक वो तरीका जिसमें हम डेडलॉक को कभी अपने सिस्टम में होने ही ना दे। तो इसके लिए हम डेडलॉक प्रिवेंशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस ये 2 चीजें करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे सिस्टम में डेडलॉक होता है तो 4 नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक जरूर सेटिस्फाई होगा। और वो कंडीशन क्या क्या थे? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट। तो दोस्तों, अगर इसमें से किसी भी कोई एक भी अगर मिसिंग है तो डेडलॉक कभी भी नहीं होगा। और जो डेडलॉक प्रिवेंशन है बेसिकली ये इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है कि जो 4 कंडीशन है डेडलॉक की, इसमें से किसी एक को ये रोक देता है। तो अब ये चारों कंडीशन में से किसी एक को कैसे रोका जाए, यही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप इतना दिमाग में बैठा के रखिए कि जब भी डेडलॉक हम प्रिवेंशन की बात करते हैं तो हम 4 नेसेसरी कंडीशन में से किसी एक को वहां पर नहीं होने देते, तो डेडलॉक ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम में नहीं होगा। सो इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या क्या है ये हम धीरे धीरे कवर करेंगे। पहले आइए एक एक जो नेसेसरी कंडीशन है उसे कैसे रोका जाए ये देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूंगा म्यूचुअल एक्सक्लूजन के बारे में। ये जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये क्या कहता है कि कोई रिसोर्स को अगर एक प्रोसेस एट अ टाइम एक्सेस कर रहा है तो दूसरा प्रोसेस उसे एक्सेस नहीं कर सकता। तो बेसिकली जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है ये रिसोर्स की प्रॉपर्टी होती है। तो क्या हम इसे रोक सकते हैं? तो एक्चुअली में आप देखोगे हमेशा म्यूचुअल एक्सक्लूजन को रिमूव करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कुछ रिसोर्सेज जो होते हैं वो इनहेरेंटली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। इसे मैं कुछ एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। तो हम लोग 2 एग्जांपल यहां पर कंसीडर करेंगे। एक वो रिसोर्स जिसमें मोर देन 1 प्रोसेस एट द सेम टाइम उसे एक्सेस कर सकते हैं, और एक वो जिसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों ये देखिएगा, जिसमें हमारे पास एक फाइल है, तो अगर एक फाइल को एक प्रोसेस रीड कर रहा है तो दूसरा प्रोसेस भी उसी समय उसे रीड कर सकता है। इसलिए आप देखेंगे यहाँ पे प्रोसेस P1 और प्रोसेस P2 दोनों साइमल्टेनियसली इस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं फॉर रीडिंग पर्पस। अगर एक प्रोसेस राइट कर रहा है तो दूसरे प्रोसेस को हम उसे रीड करने उस समय नहीं देंगे, बिकॉज अगर एक प्रोसेस फाइल को अपडेट कर रहा है तो दूसरा प्रोसेस गलत वैल्यू रीड कर सकता है, राइट। इसे हम ट्रांसलेशन में भी देखेंगे डीबीएस में। लेकिन दोस्तों, जब भी एक फाइल को सिर्फ रीड मोड में एक्सेस किया जाता है, मतलब सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए एक्सेस किया जाता है, तब उस फाइल को मोर देन 1 प्रोसेस एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती, यानी म्यूचुअल एक्सक्लूजन को यहाँ पर निकाला जा सकता है ऐसे रिसोर्स के टाइप में, राइट। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर किसी रिसोर्स से म्यूचुअल एक्सक्लूजन को निकाला जा सकता है कि नहीं जा सकता, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? रिसोर्स का टाइप क्या है और मोड ऑफ एक्सेस क्या है। जैसे यहाँ पर मैं अगर रीड मोड में सिर्फ यूज कर रहा हूं तो यहाँ पर हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कोई जरूरत नहीं है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या बोलता है कि एक रिसोर्स को एक एट अ टाइम एक ही प्रोसेस एक्सेस कर सकता है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं है, मतलब मोर देन 1 प्रोसेस उसे एक्सेस कर सकते हैं, तो यहां पर वो पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों सेकंड केस देखिएगा, जैसा कि यहां पर मैंने बताया हुआ है, ऊपर आप यहां पे रीड कर सकते हैं। देखिए मैंने यहां पर फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, क्या लिखा गया है? शेयर्ड रिसोर्सेज सच एज रीड ओनली फाइल्स डू नॉट लीड टू डेडलॉक्स। क्यों? क्योंकि वहां पर दोस्तों हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन निकाल सकते हैं। लेकिन वही दूसरी जगह क्या लिखा गया है? सम रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर्स, जो यहां पर मैंने डायग्राम में दिखाया है, एंड टेप ड्राइव्स रिक्वायर्स एक्सक्लूसिव एक्सेस बाय सिंगल प्रोसेस। ऑब्वियसली जब दोस्तों एक हमारे कोई प्रिंटर पे एक डेटा प्रिंट हो रहा है, एक प्रोसेस ने कमांड देकर उसे प्रिंट करा रहा है कोई डेटा, वो तो उस समय प्रिंटर बिजी है, उस समय दूसरा प्रोसेस कैसे उसे एक्सेस कर सकता है? क्योंकि प्रिंटर एट ए टाइम एक ही यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकता है। तो इसलिए जो प्रिंटर है उस पर जो एक्सेस है वो किसी एक प्रोसेस को एट अ टाइम दे सकते हैं। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो इट इज इनहेरेंटली म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। यहां पर आप म्यूचुअल एक्सक्लूजन निकाल ही नहीं सकते, और रिसोर्स ही ऐसा है कि वहां पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपको प्रोवाइड करना ही होगा। मतलब एट अ टाइम अगर एक प्रोसेस उसे एक्सेस कर रहा है तो दूसरा एक्सेस नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों ये जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है डेडलॉक वाली कंडीशन, इसे हमेशा निकालना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग आते हैं बाकी के जो 3 है उसमें से किसी को निकालने की कोशिश करते हैं। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कि होल्ड एंड वेट इसे कैसे निकाला जाए। यहां पर दोस्तों अगर हम लोग बात करें होल्ड एंड वेट की, तो इस कंडीशन को रिमूव करने के लिए पहले समझ लेते हैं ये होता क्या है। तो मान लीजिए मेरे पास एक कोई प्रोसेस है जिसे मैं कहता हूं प्रोसेस PI, एंड PI जो है वो ऑलरेडी एक रिसोर्स RI को असाइन करके उसने रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं 2 रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में यहाँ पर दिखा रहा हूँ रिसोर्सेज को। तो RI रिसोर्स इज ऑलरेडी असाइन टू PI एंड PI इज वेटिंग फॉर रिसोर्स RJ। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है? होल्ड एंड वेट हो रहा है, मतलब PI ने कुछ रिसोर्स लेकर रखा है और वो वेट कर रहा है रिसोर्स RJ के लिए, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों हमें होल्ड एंड वेट को रिमूव करना है। तो कैसे रिमूव करोगे? 2 तरीके हम कर सकते हैं। या तो दोस्तों ऐसा करो कि PI कभी किसी रिसोर्स के लिए वेट ही ना करे। ये आप कैसे कर सकते हो? देखिए, इसे अगर हमें करना है तो वन ऑफ द मेथड ये है कि जो PI है ना, उसे फ्यूचर में कितने रिसोर्सेज लगने वाले हैं, मतलब कोई प्रोसेस जब रन होगा तो उसे क्या क्या रिसोर्स लगेंगे ये आप पता कर लो, और वो सारे रिसोर्स उसे एक साथ दे दो, फिर उसे रन कराओ। मतलब आप समझ रहे हो? इसे मैं एग्जांपल के जरिए बताता हूं। दोस्तों देखिएगा, जो मैं टेक्निक आपको बता रहा हूं यहाँ पर, कि मेरे पास एक प्रोसेस है P1 जिसे रिसोर्स यहाँ पर चाहिए R1, देन R5, देन यहाँ पर R12। तो ये तीनों रिसोर्स इसको स्टार्ट में हम दे देंगे। मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो P1 है इसे स्टार्ट में यहाँ पर रिक्वेस्ट करना पड़ेगा तीनों रिसोर्स के लिए, मतलब चालू होने के पहले, ये प्रोसेस रन होने के लिए जाएगा CPU, उसके पहले इसे ये तीनों रिसोर्स हम दे देंगे, ठीक है। जब इसको ये तीनों रिसोर्स मिल जाएंगे ना,
जब इसको ये तीनों रिसोर्स मिल जाएंगे तो ही ये रन होगा। तो क्या होगा यहाँ पर कि जब वो रन होगा ना तो कभी ऐसा कंडीशन आएगा ही नहीं कि उसने होल्ड करके कुछ रखा है और वो किसी रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है। तो वेट करने वाली नौबत कभी नहीं आएगी। हाँ, उसने रिसोर्सेस होल्ड जरूर किए लेकिन वो कभी वेट नहीं करेगा रन होते समय किसी दूसरे रिसोर्स के लिए, क्योंकि रन होने के पहले ही हमने प्रोसेस को सारे रिसोर्सेस लाकर दे दिए हैं। समझा आपको अच्छे से? तो इस तरह दोस्तों ये जो वेटिंग वाली कंडीशन थी ये हम रिमूव कर देंगे तो होल्ड एंड वेट ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। आप समझिए यहाँ पर हम वेटिंग कैसे निकाल रहे हैं। इस प्रोसेस को रन होते समय कभी वेट ही नहीं करना पड़ेगा किसी रिसोर्स के लिए, क्योंकि हमने उसे ऑलरेडी एट स्टार्ट में सारे रिसोर्सेज लाके दे दिए। लेकिन दोस्तों इस टेक्निक का ड्रॉबैक बता सकते हो क्या है कि ऐसा क्या जरूरी है क्या कि किसी प्रोसेस को जो जो रिसोर्सेज चाहिए उसे वो मिल ही जाए एक साथ? ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं हो सकता। हो सकता है कि ऐसा कोई कंडीशन ही नहीं आए, मतलब ऐसा कोई सिनेरियो ही ना आए जहां पर प्रोसेस को जो जो रिसोर्सेज चाहिए वो सारा उसे एक साथ मिल जाए, तो यहाँ पर प्रोसेस हमारा स्टॉप हो सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज यहाँ पर क्या है कि जो हमारे पास प्रोसेस है दोस्तों ये सारे रिसोर्सेज का यूज एक साथ तो कर नहीं रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं इसे एग्जाम्पल के जरिए आपको बताता हूँ। जैसे दोस्तों ये यहाँ पर आप देखेंगे R5 को, ठीक है, और उसके बाद R5 के बाद R12 यूज हो रहा है, तो R12 एकदम एंड में यूज हो रहा है। तो आपने क्या किया कि P1 को सारा का सारा रिसोर्स लाकर दे दिया, इवन दो यहां से लेकर स्टार्ट से लेकर यहां तक वो R12 का यूज नहीं कर रहा है, लेकिन वो R12 लेकर रखा है उसने। तो क्या हो रहा है, आप ऐसे भी तो कर सकते थे ना कि किसी प्रोसेस को R12 की जरूरत है तो इतने टाइम के लिए तब तक उसे किसी दूसरे प्रोसेस को दे दो, वो R12 का यूज कर ले और उसका भी काम हो जाए और इसका भी काम हो जाए। लेकिन ये यहाँ पर होने नहीं देगा, क्योंकि ये जब तक उसका यूज नहीं कर लेगा तब तक छोड़ेगा नहीं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, आपकी कंकरेंसी डिक्रीज हो रही है। कंकरेंसी का मतलब समझ रहे हो, कोई और प्रोसेस भी साइमल्टेनियसली रन हो सकता था R12 को लेकर जब इसको जरूरत नहीं थी P1 को, लेकिन P1 उसे R12 नहीं देगा क्योंकि उसको R12 आगे लगने वाला है और उसने स्टार्ट में लेकर रख दिया है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक क्या है, स्टारवेशन है। तो इसलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर ओवरऑल बात करें इसकी कि इस मेथड का ड्रॉबैक क्या है। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है क्लियरली, दिस कैन बी अ वेस्टफुल ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज इफ अ प्रोसेस नीड्स वन रिसोर्स अर्ली इन इट्स एग्जीक्यूशन एंड डज नॉट नीड सम अदर रिसोर्सेज अंटिल मच लेटर। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एक और आप तरीके से समझ सकते हो, जैसे R1 को यहाँ पर उसकी जरूरत, उसको R1 की यही जरूरत पड़ी, आगे उसको R1 की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो भी उसने R1 को लेकर रखा है, वो तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक ये पूरा एग्जीक्यूशन खत्म ना हो जाए। तो इस तरह का दोस्तों इस पूरे के पूरे सिनेरियो का ड्रॉबैक है। ये तो एक ड्रॉबैक हुआ। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि इसमें स्टारवेशन भी हो सकता है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी प्रोसेस को सारा का सारा जो उसको चाहिए वो एक साथ मिल जाए, राइट, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर स्टारवेशन पॉसिबल है। दूसरा जो यहाँ पर दोस्तों टेक्निक है उसमें हम होल्ड को निकालेंगे। मतलब यहाँ तो हमने वेट को रिमूव किया, अब होल्ड को कैसे रिमूव कर सकते हैं कि कोई प्रोसेस कुछ लेकर रखा है और किसी और के लिए वेट कर रहा है। तो जब भी वो वेट करेगा ना, मतलब जब भी वो रिक्वेस्ट करेगा किसी दूसरे रिसोर्स के लिए और उसने ऑलरेडी कोई रिसोर्स लेकर रखा है, तो हम क्या करेंगे, जो भी उसने रिसोर्स लेकर रखा है ना उसे रिलीज कर देंगे। तो आइए मैं आपको इस टेक्निक को बताता हूं जो नेक्स्ट वाला है, जिसमें बेसिकली हम क्या करने वाले हैं कि प्रोसेस होल्डिंग रिसोर्सेस मस्ट रिलीज, ध्यान से पढ़िएगा स्टेटमेंट को, प्रोसेसेस होल्डिंग रिसोर्सेस मस्ट रिलीज देम बिफोर रिक्वेस्टिंग न्यू रिसोर्सेस। मतलब अगर किसी प्रोसेस ने ऑलरेडी कुछ होल्ड करके रखा है और वो कुछ नए रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो उसने जो भी पहले होल्ड किया था वो सब रिलीज कर देगा। और अब इसके बाद क्या करेगा कि जिस चीज के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा था प्लस अभी जो रिलीज हुआ वो दोनों का रिक्वेस्ट एक साथ करेगा वो। तो क्या लिखा गया देखो आगे, एंड देन री-एक्वायर द रिलीज्ड रिसोर्सेस अलोंग विद द न्यू वंस। मतलब जिसके लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा था प्लस अभी जो उसने रिलीज किया वो दोनों की रिक्वेस्ट वो एक साथ करेगा। तो यहां पर मैं इसे एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं तो आपको पूरा समझ जाएगा। तो दोस्तों यहां पर समझ लीजिए कि जैसे यहां पर रिक्वेस्ट R1 की गई, इसके पहले उसने कुछ और होल्ड नहीं किया है, तो चलो मान लिया कि उसको R1 मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद जब वो R5 को रिक्वेस्ट करेगा ना प्रोसेस, तो ये टेक्निक क्या बोलता है कि अगर वो R5 को रिक्वेस्ट कर रहा है ना, तो उसके पहले जो उसने होल्ड करके रखा है ना R1, उसको रिलीज करना होगा। मतलब R1 को यहां पर हमें रिलीज करना होगा, फिर R1 और R5 ये दोनों को साथ में वहां पर रिक्वेस्ट करना होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, मैं इसे दिखाता हूं आपको एनिमेशन के थ्रू। क्या लिखा गया है, जब ये R5 को रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसे रिलीज करना होगा R1 एंड देन रिक्वेस्ट R1 एंड R5 टुगेदर। मतलब एक साथ R1 R5 से यहाँ पर रिक्वेस्ट करना होगा। तो आई होप आपको ये समझ गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, होल्ड को निकाल दिया जा रहा है। मतलब कोई प्रोसेस कुछ होल्ड करके रखे ऐसा हम करने नहीं दे रहे, मतलब होल्ड करके रिक्वेस्ट नहीं करने दे रहे, राइट। तो जब भी कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट करने जाएगा तो उसकी जो भी चीजें होल्ड की गई होंगी उसे हम रिलीज कर देंगे, फिर एक साथ हम उसे दोनों को यहाँ पर रिक्वेस्ट करने के लिए बोलेंगे। तो कभी भी होल्ड एंड इसमें यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं होगा या होल्ड एंड वेट कभी नहीं होगा। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, फिर से यहाँ पर स्टारवेशन है। जब ये प्रोसेस ने इसे रिलीज कर दिया R1 को, तो क्या गारंटी है कि R1 उसे फिर से मिले, राइट, या क्या गारंटी है कि R1 और R5 उसे फिर से मिले। तो दोस्तों ये पूरे के पूरे टेक्निक में फिर से स्टारवेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पर इसका ड्रॉबैक क्या है देखो, लिखा गया है, दिस कैन बी अ प्रॉब्लम इफ अ प्रोसेस हैज पार्शियली कंप्लीटेड एन ऑपरेशन यूजिंग अ रिसोर्स। मतलब R1 का यूज करके उसने पार्शियली ऑपरेशन कर लिया है, देन फेल्स टू गेट रीअलोकेट आफ्टर रिलीजिंग इट। मतलब जब वो रिलीज कर ले रहा है तो उसको कभी बाद में उसे मिल ही नहीं रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है
तो इसलिए दोस्तों इस वाले में भी क्या पॉसिबल है, स्टारवेशन पॉसिबल है। मतलब जो भी मैथड हमने अभी डिस्कस किए दोनों में कुछ ना कुछ तो इश्यू है, मेन इश्यू स्टारवेशन का ही था। और आपने पहले वाले मेथड में देखा कि कंकरेंसी जो है वो डिक्रीज हो जा रही है। तो दोस्तों अगर आपको ये समझ गया कि होल्ड एंड वेट को कैसे रिमूव कर सकते हैं, ये सब मेथड अभी तक बनाया गया है, मतलब ये भी अभी रिसर्च का ही टॉपिक है, मतलब इसमें भी और भी रिसर्च चालू है कि कैसे इसे और अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सके। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कि जो प्रीएम्पशन वाला कंसेप्ट है कि जो भी हमारे पास डेडलॉक होती है जब भी उसमें नो प्रीएम्पशन आपको देखने को मिलता है, तो प्रीएम्पशन हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दोस्तों अगर हम लोग ये देखें कि नो जो प्रीएम्पशन कंडीशन है डेडलॉक की उसे कैसे रिमूव किया जाए, यानी प्रीएम्पशन अगर हम प्रोवाइड कर दें तो डेडलॉक कभी नहीं होगा। सो आइए इसे एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने वही एग्जांपल को दिखाया है जो इनिशियली हमने डेडलॉक के डेफिनेशन में देखा था। तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रोसेस P2 है, प्रोसेस P1 है। प्रोसेस P1 प्रिंटर को रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रिंटर ऑलरेडी P2 को असाइंड है। P2 जो है फाइल की रिक्वेस्ट कर रहा है, फाइल ऑलरेडी P1 को असाइंड है। तो ये पूरा डेडलॉक की कंडीशन यहाँ पर सिनेरियो हो गई। अब इस डेडलॉक को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, प्रीएम्पशन को प्रोवाइड करके। एक्चुअली में हो क्या रहा है कि अगर मैं यहाँ पर जब P1 इस प्रिंटर को रिक्वेस्ट कर रहा है और ये प्रिंटर ऑलरेडी P2 को प्रोवाइड है, अगर मैं इस P1 को ये प्रिंटर छीन कर दे दूं P2 से, मतलब P2 को दिया गया है ना प्रिंटर, तो उसे P2 से प्रिंटर छीन लूं और P1 को दे दूं, तो ऑटोमेटिकली साइकिल ब्रेक हो जाएगी। तो इसे कहते हैं प्रीएम्पशन को प्रोवाइड करना। तो प्रीएम्पशन आप दो तरीके से प्रोवाइड कर सकते हो। एक तो दोस्तों अगर ऐसा कोई प्रोसेस है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर हम फोर्सफुली किसी से प्रीएम्प्ट कर सकते हैं, और दूसरा है यहाँ पर सेल्फ प्रीएम्पशन। तो सबसे पहले हम सेल्फ प्रीएम्पशन देखेंगे, जिसमें क्या होता है कि अगर कोई प्रोसेस किसी चीज को रिक्वेस्ट करता है, ध्यान से देखिएगा, अगर कोई प्रोसेस किसी चीज को रिक्वेस्ट करता है, मतलब उसके पास वो रिसोर्स नहीं है, उस रिसोर्स के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उसने ऑलरेडी जो होल्ड करके रखा है ना उसे रिलीज कर देगा। फिर क्या करेगा, जो उसने होल्ड करके रखा है उसे रिलीज कर दिया। अब जो चीज का वो रिक्वेस्ट कर रहा था वो, और जो उसने रिलीज किया वो, दोनों को एक साथ रिक्वेस्ट करेगा। ये एग्जैक्टली वही टेक्निक है जो भी हमने थोड़ी देर पहले होल्ड एंड वेट में देखा था, सेकंड वन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो सेकंड टेक्निक होल्ड एंड वेट में डिस्कस किया था उससे हम प्रीएम्पशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। कैसे दोस्तों देखिएगा, जिसे हम कह रहे हैं सेल्फ और ग्रेसफुल प्रीएम्पशन। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि ये एग्जैक्टली होल्ड एंड वेट का सेकंड वाला सिनेरियो है, जिसमें दोस्तों हम लोग यहाँ पर इफ अ प्रोसेस इज फोर्स टू वेट, मतलब अगर कोई प्रोसेस वेट कर रहा है, क्यों वेट कर रहा है, क्योंकि उसे रिसोर्स नहीं मिला। व्हेन रिक्वेस्टिंग अ न्यू रिसोर्स देन ऑल अदर रिसोर्सेज प्रीवियसली हेल्ड बाय दिस प्रोसेस, मतलब इस प्रोसेस ने जो भी अभी तक ऑलरेडी पहले होल्ड करके रखा हुआ है, आर इम्प्लिसिटली रिलीज्ड, मतलब उसे हम लोग छीन लेते हैं। प्रीएम्प्टेड, इम्प्लिसिटली रिलीज का मतलब दोस्तों क्या होता है, वो प्रोसेस जो है ना यहाँ पर वो खुद ही रिलीज कर देगा ऑटोमेटिकली। मतलब अगर जब भी उसमें हम लोग ऐसा प्रोग्राम ही करेंगे कि कोई प्रोसेस अगर रिक्वेस्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से किसी रिसोर्स के लिए, तो उसके पहले उसने जो भी रिसोर्स किया है ना वो सबको उससे रिलीज करना पड़ेगा। ओके, फोर्सिंग दिस प्रोसेस टू रीएक्वायर द ओल्ड रिसोर्स अलॉन्ग विद द न्यू रिसोर्सेज इन अ सिंगल रिक्वेस्ट। मतलब अब ये प्रोसेस क्या करेगा, रीएक्वायर करेगा ओल्ड रिसोर्सेज, मतलब जो भी उसने पहले हेल्ड करके रखे थे, जो भी उसने अभी रिलीज किया वो, एंड जो भी अभी वो नया रिक्वेस्ट कर रहा है वो सारे साथ में वो फिर से रिक्वेस्ट करेगा। एग्जैक्टली वही है जो भी हमने होल्ड एंड वेट में देखा था। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों ये जो प्री साइकिल ये ब्रेक हो जाएगी। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली प्रीएम्पशन ही कर रहे हैं। भाई अगर किसी प्रोसेस के जो ऑलरेडी रिसोर्सेज थे उसने लिए थे वो उसे छीन ले रहे हो, ठीक है, यहाँ पर प्रोसेस खुद ही वो रिलीज कर दे रहा है, तो इसलिए हम उसे सेल्फ प्रीएम्पशन कह रहे हैं। तो दोस्तों ये क्या हुआ, एक टाइप का प्रीएम्पशन ही हुआ ना, किसी प्रोसेस से उसके रिसोर्सेज को निकाल लेना, मतलब प्रीएम्पशन ही होता है। एक तो दोस्तों ये हुई, दूसरा हुआ हमारा फोर्सफुल प्रीएम्पशन। इसे सेल्फ क्यों कह रहे हैं आपको समझा, मतलब प्रोसेस खुद रिलीज कर रहा है। दूसरा क्या होगा यहाँ पर फोर्सफुल प्रीएम्पशन में क्या होगा कि आप जबरदस्ती किसी प्रोसेस से वहां पर निकालोगे रिसोर्सेज। कैसे निकालोगे कि इसमें क्या होगा कि अगर कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है किसी रिसोर्स के लिए और उसे वो नहीं मिलता, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सर्च करेगा कि जो जो प्रोसेस अभी तक वेट कर रहे हैं ना उनमें से किसके पास वो रिसोर्स है। मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको बताता हूँ। ये मान लीजिए मेरे पास एक प्रोसेस है P1, ठीक है, मेरे पास एक प्रोसेस P1 है। P1 हमारा वेट कर रहा है रिसोर्स R1 के लिए, और एक प्रोसेस P2 है जिसके पास ऑलरेडी R1 है। P1 वेट कर रहा है रिसोर्स R1 के लिए, प्रोसेस P2 है जिसके पास ऑलरेडी R1 है, और P2 जो है वो वेट कर रहा है रिसोर्स R2 के लिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या देखेगा, जब P1 R1 के लिए रिक्वेस्ट करेगा ना, और जब ऑपरेटिंग सिस्टम ढूंढेगा कि कौन कौन से प्रोसेस और वेट कर रहे हैं जिनके पास R1 है, तो देखेगा यार ये P2 तो वेट कर रहा है R2 के लिए और R1 को लेकर रखा है, तो ये P2 से R1 को छीन कर इसे दे दिया जाएगा फोर्सफुल। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, फोर्सफुली हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं। तो इसे मैं इस एग्जांपल के जरिए भी समझा सकता हूँ। देखो यहाँ पर जो हमारे पास दोस्तों प्रोसेस P1 एंड प्रोसेस P2, तो जब प्रोसेस P1 को आप देखोगे उसके पास प्रिंटर है, और प्रोसेस जो हमारे पास P1 है वो वेट कर रहा है फाइल के लिए, राइट, और ये फाइल हमारे पास प्रोसेस P1 के पास है, और P1 वेट कर रहा है प्रिंटर के पास, प्रिंटर के लिए। तो यहाँ पर सपोज मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि प्रोसेस P2 पहले सिस्टम में आया था, तो उसने प्रिंटर लेकर रखा है, उसके बाद प्रोसेस P1 आया, उसने फाइल ले ली, तो उसके बाद P2 जो है वो फाइल के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, और P1 जो है वो प्रिंटर के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है।
तो इसमें क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा कि P2 जो है वो वेट कर रहा है, प्रिंटर को उसने लेकर रखा है और वो फाइल के लिए वेट कर रहा है। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम ढूंढेगा कि किसके पास वो फाइल है, मतलब कौन कौन से प्रोसेस है जिसने फाइल के ऊपर एक्सेस लेकर रखा है, और उसे ये P1 मिलेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, P1 से वो फाइल छीनकर किसे दे देगा, P2 को दे देगा, और जैसे ही P2 को एक्सेस दे देगा तो ये दोस्तों दिया गया ये हमारे पास एरो, ये डिलीट हो जाएगा और साइकिल ब्रेक हो जाएगी। तो ये फोर्सफुल प्रीएम्पशन हो रहा है, मतलब प्रोसेस से छीन ले रहे हैं, ठीक है, प्रोसेस खुद रिलीज नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर इसे हम कुछ इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखिएगा, When a resource is requested and not available, मतलब एक प्रोसेस ने रिक्वेस्ट किया रिसोर्स के लिए और अवेलेबल नहीं है, then the system looks to see what other processes currently have those resources, मतलब कौन कौन से प्रोसेस है जिनके पास वो रिसोर्सेस हैं, ओके, and are themselves blocked, और वो खुद ब्लॉक्ड है किसी और रिसोर्स के लिए, ठीक है, मतलब रनिंग को हम कभी वहां पर स्टॉप करके उसका रिसोर्स नहीं छीनेंगे, जो ऑलरेडी ब्लॉक्ड है उनसे ही रिसोर्स छीनेंगे, ठीक है। फॉर सम अदर रिसोर्सेस, मतलब जो हम देखेंगे कि जो किसी प्रोसेस ने अभी नया रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट किया है वो रिसोर्स किसके पास है और किस में ढूंढ रहे हैं हम लोग, ब्लॉक प्रोसेस में, मतलब जो प्रोसेस ब्लॉक हो चुके हैं, जो किसी और रिसोर्स के लिए वेट कर रहे हैं और ऐसे एक रिसोर्स को हेल्ड करके रखे, ऐसे एक रिसोर्स को लेकर रखे जो करेंटली अभी हमारा नया प्रोसेस है वो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इफ सच अ प्रोसेस इज फाउंड, मतलब अगर ऐसा कोई प्रोसेस मिल गया जिसके पास वो रिसोर्स है, then some of their resources may get preempted, मतलब उससे हम रिसोर्स छीन लेंगे और जो प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा था उसे दे देंगे, and added to the list of resources for which the process is waiting, मतलब जो भी प्रोसेस वेट कर रहा था रिसोर्स के लिए उसे दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम फोर्सफुली छीन रहे हैं, तो इसका इसलिए नाम है फोर्सफुल प्रीएम्पशन। इसके पहले में क्या था कि अगर कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसने जो ऑलरेडी सब लेकर रखा था वो खुद रिलीज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है आपको ये मेथड भी समझ गया, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि जब भी दोस्तों हम किसी और प्रोसेस से, यहाँ पे डेडलॉक तो निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगेन वही प्रॉब्लम होगी स्टारवेशन वाली, कि किसी और प्रोसेस से अगर आप उसका रिसोर्स छीन ले रहे हो तो क्या गारंटी है कि बाद में उसे वापस मिलेगा, हो सकता है उसे बार बार छीना जाए, राइट। तो किस प्रोसेस से आप रिसोर्स छीनोगे इसके लिए भी कुछ आपको कंडीशन डिफाइन करनी पड़ेगी, मतलब कंडीशंस को यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा कि भाई अगर मेरे पास n नंबर ऑफ प्रोसेस हैं और 3-4 के पास वो रिसोर्सेस हैं, जैसे मल्टी इंस्टेंस वाला केस भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे सिस्टम में 4 प्रिंटर है, ओके, तो उसमें से एक प्रिंटर एक प्रोसेस के पास है, दूसरा प्रिंटर दूसरे प्रोसेस के पास है, और एक प्रोसेस ने 2 प्रिंटर लेकर रखा है। अब तीसरा प्रोसेस आता है जो प्रिंटर मांगता है, तो ये जो 3 प्रोसेस ऑलरेडी प्रिंटर लेकर रखे हैं इसमें से किससे प्रिंटर छीनोगे। तो इसलिए आपको ये देखना पड़ेगा कौन सा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, कौन कौन से प्रोसेस बहुत देर से वेट कर रहे थे, कौन कौन से प्रोसेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंप्यूटेशन कर चुके हैं, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर देखने के बाद एक को चूज करके आपको रिसोर्स को रिमूव करना होगा, राइट। तो इसलिए दोस्तों पहली बात तो टाइम कंज्यूमिंग भी है, दूसरा चीज ये कि अगर किसी से छीन ले रहे हो उसके रिसोर्स को, तो बाद में जब वो प्रोसेस वेट करेगा उस रिसोर्स के लिए और उसे मिल भी गया, मान लिया जो छीना था आपने उसे मिल भी गया, तो क्या गारंटी है कि बाद में उसे फिर से ना छीना जाए। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जिस प्रोसेस से आप प्रिंट कर रहे हो रिसोर्सेस को, बार बार आप उसी प्रोसेस से प्रिंट करो, ठीक है। नहीं समझे तो मैं एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं। मान लीजिए दोस्तों मेरे पास एक प्रोसेस है P1 और एक प्रोसेस है P2, ठीक है, यही एग्जांपल देख लेते हैं ना तो आपको अच्छे से समझ जाएगा। ये प्रोसेस P1 है, प्रोसेस P2 है। आपने क्या किया, P1 से ये फाइल को छीनकर P2 को दे दिया और P2 रन हो गया, तो बीच में एक और प्रोसेस तो उसके बाद क्या हुआ कि बीच में एक और प्रोसेस आता है P3, और वो क्या करता है, वो इस प्रिंटर का एक्सेस ले लेता है, ठीक है, और ये जो फाइल का एक्सेस है ये फिर से चला जाता है P1 के पास। अब ये जो P3 है ना इसे वापस से फाइल चाहिए, ये P3 है ना इसे फाइल चाहिए मतलब रन होने के लिए, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम फिर से ये जो P1 है ना इसे फाइल छीन लेता है, क्योंकि P1 अभी रन नहीं हो सकता क्योंकि उसे प्रिंटर चाहिए और प्रिंटर हमने P3 को देके रखा है। तो हम ये फाइल किसको दे देंगे, P3 को दे देंगे, और P3 रन हो जाएगा सक्सेसफुली। मान लिया उसी समय एक दूसरा प्रोसेस आ गया P4, और P4 को हमने प्रिंटर दे दिया, फिर से बेचारा P1 अटक गया क्योंकि उसे प्रिंटर चाहिए था। और इसके बाद क्या होगा कि P4 को सपोज फिर से ये फाइल चाहिए, तो हम लोग ये फाइल फिर से P4 को दे देंगे, तो ये बेचारा ये P1 को कुछ मिल ही नहीं रहा है, P1 से हम लोगों ने छीन लिया। और यहाँ पर हो सकता है कि P1 को इवन दो फाइल आगे मिल भी जा रहा है तो उसे बार बार वो छीन लिया जा रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो प्रिंटर है वो आगे किसी नए प्रोसेस को असाइन कर दे रहे हैं, तो P1 को ऐसा कभी मौका ही नहीं मिल रहा है कि उसे दोनों रिसोर्सेस एक साथ असाइन हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कभी उसे मिलेगा ही नहीं, ऐसा हो सकता है ना कि उसे कभी मिले ही ना दोनों रिसोर्स एक साथ, या ऐसा भी हो सकता है कि जो फाइल है उसको हम लोग दे दे रहे बार बार, मतलब प्रिंट करके वापस से भी दे दे रहे, लेकिन कोई दूसरा प्रोसेस आके उसे फिर से छीन ले रहा है, राइट। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर स्टारवेशन हो सकती है, एक ऐसा सिनेरियो जहां पर स्टारवेशन हो सकती है। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। तो ये था दोस्तों नो प्रीएम्पशन को कैसे प्रोवाइड किया जाए, जिसमें आपने फोर्सफुल प्रीएम्पशन एंड सेल्फ प्रीएम्पशन को देखा। आइए अब हम लोग लास्ट वाला देखते हैं कि सर्कुलर वेट को कैसे रिमूव किया जाए। सो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि सर्कुलर वेट को कैसे रिमूव किया जाए। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको दिखाना चाहूंगा। इस एग्जांपल को देखिएगा जिसमें हमारे पास 2 प्रोसेस P1 P2 है और 2 रिसोर्सेस R1 R2 है।
तो यहाँ पर आपको सर्कुलर वेट दिख रहा है। तो जरा हम एनालाइज करते हैं कि सर्कुलर वेट क्यों हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो R1 R2 आपको दिख रहा है ये रिसोर्सेस हैं। यहाँ पर 1 और 2 आप ऐसा अज्यूम कर लीजिए ये रिसोर्स की आईडी है। हम अलग से भी रिसोर्स को आईडी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पर R के सफिक्स में लिखा गया 1 और 2 यही रिसोर्सेज की आईडी है, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। ओके, तो पहले आप इस कंसेप्ट को समझ लीजिए, आपको अपने आप समझ जाएगा कि एक्चुअली में हम यहाँ पर सर्कुलर वेट निकालने कैसे वाले हैं। तो यहाँ पर जो P1 है वो रिसोर्स को कैसे एक्सेस कर रहा है ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए R1 ऑलरेडी P1 को असाइन करके रखा हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ कि P1 जो है उसने इनिशियली R1 के लिए रिक्वेस्ट किया होगा, राइट, तब उसे ये R1 दिया गया होगा। बिना रिक्वेस्ट किए तो रिसोर्स मिलेगा नहीं। तो इसलिए दोस्तों जो P1 का सबसे इनिशियल रिक्वेस्ट था वो किसके लिए था, R1 के लिए था। उसके बाद वो वेट कर रहा है R2 के लिए, मतलब उसने R2 के लिए रिक्वेस्ट की होगी। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो प्रोसेस P1 है वो रिसोर्सेज के इंक्रीजिंग आईडी में रिक्वेस्ट कर रहा है। मतलब यहाँ पर रिसोर्स जो पहला वाला है उसकी आईडी 1 है, दूसरे वाले की आईडी 2 है। ठीक है, मैं अलग से भी आईडी दे सकता था, मतलब R1 को एक आईडी दे दूं, R2 को एक आईडी दे दूं। मतलब ध्यान देने की चीज ये है कि P1 जो है रिसोर्स की इंक्रीजिंग आईडी में रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट कर रहा है। मतलब रिसोर्स 1 को पहले, फिर रिसोर्स 2 को पहले, बाद में। ठीक है, तो ऐसा भी मैं कह सकता हूं कि रिसोर्स विद आईडी नंबर 1 पहले रिक्वेस्ट किया जा रहा है, रिसोर्स विद आईडी नंबर 2 ये बाद में रिक्वेस्ट किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ हम लोग अगर देखें प्रोसेस P2 को, तो प्रोसेस P2 जो है वो क्या लेकर रखा है, उसने R2 को लेकर रखा है। ठीक है, और वो वेट किसके लिए कर रहा है, R1 के लिए कर रहा है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे प्रोसेस जो P2 है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्सेज की। उसने पहले 2 को रिक्वेस्ट किया होगा तो उसको 2 मिला है, फिर वो 1 की रिक्वेस्ट कर रहा है। तो दोस्तों जब भी आपको सर्कुलर वेट दिखेगा ना, हमेशा याद रखिए, जब भी आपको सर्कुलर वेट दिखेगा ना, उसका जो मेन रीजन है, और मैं कह सकता हूं एक ही जो रीजन है वो यही है कि एक प्रोसेस इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिक्वेस्ट कर रहा है, दूसरा प्रोसेस डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहा है। तो अगर मैं इसी चीज को ब्रेक कर दूं, मतलब अगर मैं फोर्स कर दूं सारे प्रोसेस को कि अगर कोई प्रोसेस को रिसोर्स चाहिए तो उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आईडी में ही एक्सेस करना होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही शिफ्ट करना होगा, दोनों में से कोई एक को फॉलो करना होगा। यहां पर क्या हो रहा है, P1 इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिक्वेस्ट कर रहा है, P2 डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहा है, जिसकी वजह से लूप बन रहा है। लेकिन अगर मैं दोनों को बोल दूं कि तुम दोनों या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करो या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में करो, तो लूप कभी बनेगा नहीं। समझ रहे हो? मतलब अगर यही दोस्तों P2 जो है हमारा ये ऐसे रिक्वेस्ट करता था, पहले R1 फिर R2, तो लूप कभी नहीं बनता था। समझे कैसे? देखो यहां पर अगर P1 ने पहले R1 को रिक्वेस्ट किया, सपोज उसको R1 मिल गया, तो R1 इज असाइन टू सपोज P1, एंड यहां पर दोस्तों जो P1 है उसके बाद R2 को रिक्वेस्ट करता है, तो R2 के लिए उसके पास रिक्वेस्ट चली गई। ठीक है, R2 अभी उसे मिला नहीं हुआ है, सपोज उसे मिला नहीं अभी। और दोस्तों हमारा जो P2 है वो इनिशियली सपोज रिक्वेस्ट करता है, किसके लिए, R1 के लिए। ठीक है, किसके लिए रिक्वेस्ट करता है, R1 के लिए। फिर वो रिक्वेस्ट करता है हमारे यहाँ पर प्रोसेस, देखिए यहाँ पर हमारे पास जो P2 है वो R1 के लिए रिक्वेस्ट करता है, फिर वो रिक्वेस्ट करता है दोस्तों R2 के लिए। ठीक है, यहां पर ऐसा कुछ है। तो देखो ये साइकिल बन रही है, कुछ नई साइकिल बन रही है, क्योंकि ये ऐसा एरो है, फिर ये ऐसा एरो है, फिर ये अपवर्ड एरो है। यहां पर देखो क्या हो रहा है, साइकिल क्यों बन रही है, ये ऊपर की तरफ एरो है, फिर ऐसा एरो है, फिर ऐसा एरो है, फिर ऐसा एरो है, राइट। तो दोस्तों अगर P2 जो है ऐसे R1 को रिक्वेस्ट करे, फिर R2 को रिक्वेस्ट करे, तो यहां पर साइकिल नहीं बन रही है। तो अगर R2 इनिशियली वैकेंट था, R2 अगर इनिशियली खाली था, तो दोस्तों जब P1 ने पहली बार उसे रिक्वेस्ट किया था ना, P1 ने जब उसे पहली बार रिक्वेस्ट किया था, तो जो R2 है वो हम असाइन कर देते थे P1 को। मतलब ये कुछ इस तरह असाइन हो जाता था P1 को। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे कि P1 ने इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिक्वेस्ट किया R1 एंड R2, फिर P2 ने भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिक्वेस्ट किया R1 एंड R2, लेकिन क्योंकि P1 ने पहले R2 को यहां पर रिक्वेस्ट कर लिया तो उसे हम दे देंगे, राइट। अगर आप दूसरा भी सिनेरियो लोगे कि मान लिया कि P1 बाद में करता है, P2 पहले करता है रिक्वेस्ट R2 के लिए, मतलब ऐसा सीक्वेंस में ले रहा हूं कि P2 ने पहले R1 रिक्वेस्ट किया, ठीक है, फिर P1 ने R1 रिक्वेस्ट किया। तो अगर आप कोई भी केस ले लेंगे जिसके अंदर रिसोर्सेज जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहां पर असाइन हो रहे हैं, जो रिक्वेस्ट है वो रिसोर्सेज के इंक्रीजिंग आईडी के हिसाब से जा रही है, तो कभी भी आपको साइकिल नहीं देखने को मिलेगा। आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले लीजिए। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, देखो जो हमारे पास प्रोसेस P1 है उसका रिक्वेस्ट है R1 R2, और प्रोसेस P2 का रिक्वेस्ट है R1 R2। आप कोई भी सीक्वेंस लीजिए, मतलब पहले P2 का R1 रिक्वेस्ट लीजिए, फिर P1 का R1 रिक्वेस्ट लीजिए, फिर P2 का R2 लीजिए, फिर P1 का R2 लीजिए, या P2 का R1 R2 एक साथ रिक्वेस्ट लीजिए, फिर P1 का R1 R2 रिक्वेस्ट लीजिए। कोई भी कॉम्बिनेशन लेकर देखो, कभी भी साइकिल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इनिशियली अगर आप ऐसा अज्यूम कर रहे हो कि हमारे रिसोर्सेज जो है वो सपोज वेकेंट है, मतलब रिसोर्स मेरे पास R1 है और रिसोर्स R2 इनिशियली वो वेकेंट है, तो दोस्तों जो सबसे पहले रिक्वेस्ट करेगा उसे वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर प्रोसेस सपोज P2 आता है और वो सबसे पहले रिक्वेस्ट कर लेता है R1 को, तो उसे R1 असाइंड हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए P1 आता है, वो रिक्वेस्ट करता है हमारे यहाँ, ये प्रोसेस को दोस्तों हमें सर्कुलर में दिखाना होता है, तो इसे मैं सर्कल में दिखाता हूँ।
और उसके बाद सपोज प्रोसेस P1 आता है, वो रिक्वेस्ट करता है R1 को, तो उसे वेट करना पड़ेगा। तो ऐसा बनेगा एरो, ठीक है। इधर ही देखो दो अपोजिट एरो बन गए, तो अगर दो अपोजिट एरो बन गए तो यहाँ पर तो लूप बनेगा ही नहीं, मतलब एक एरो ऊपर बन गया एक एरो नीचे बन गया, तो लूप कभी बनेगा ही नहीं, समझ रहे हो। सो दोस्तों आप कोई भी सीक्वेंस लेकर देखो, अगर दोनों प्रोसेस इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिक्वेस्ट करते ना, तो कभी भी साइकिल नहीं बनेगी। साइकिल तभी बनेगी जब एक प्रोसेस इंक्रीजिंग दूसरा प्रोसेस डिक्रीजिंग में कर रहा है। अब इसके बाद अगर P1 रिक्वेस्ट करता है R2 के लिए, तो उसे R2 दे दिया जाएगा बिकॉज वो वेकेंट है, और उसके बाद जब P2 रिक्वेस्ट करेगा तो P2 को वेट करना पड़ेगा इसके लिए, राइट। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि साइकिल नहीं बनी है, क्योंकि अगर आप ऐसा देखोगे यहां से आप गए यहां पर, फिर यहां से गए यहां पर, लेकिन यहां पर आप नीचे नहीं आ सकते क्योंकि एरो का डायरेक्शन अपवर्ड है, समझ रहे हो। साइकिल किसे बोलते हैं कि एरो का डायरेक्शन पूरा आप ट्रैवर्स कर सको एरो के डायरेक्शन में, फिर से इनिशियल पॉइंट पे रीच कर सको। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में, राइट। सो ये सर्कुलर वेट नहीं है, ठीक है। इवन तो ये क्लोज पाथ है, लेकिन ये सर्कुलर वेट नहीं है। सर्कुलर वेट ये है क्योंकि यहाँ पे एरो के डायरेक्शन में अगर आप ट्रैवर्स करोगे फिर से आप ओरिजिनल में पहुंच सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पर एरो के डायरेक्शन में जाओ, यहां तक पहुंचोगे, लेकिन यहाँ पे एरो अपवर्ड है तो आप डाउनवर्ड जा नहीं सकते, राइट। तो आई होप दोस्तों आपको समझा होगा कि अगर हमें सर्कुलर वेट को रिमूव करना है तो सारे प्रोसेस को फोर्स करो कि रिसोर्स के इंक्रीजिंग आईडी में एक्सेस करे या डिक्रीजिंग आईडी में एक्सेस करे, दोनों में से कोई एक कन्वेंशन फॉलो करे। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वन वे टू अवॉइड सर्कुलर वेट इज टू नंबर ऑल रिसोर्सेस। मतलब जैसे मैंने रिसोर्स को नंबर दे दिया 1 एंड रिसोर्स 2, 1 और 2 इसकी आईडी है, आप कोई दूसरा नंबर भी दे सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि ऐसे ही देना है सफिक्स में, अलग से भी दे सकते हो कि लेट रिसोर्स R1 की आईडी है 12, रिसोर्स R2 की आईडी है 15, ऐसा भी कर सकते हो। तो लेकिन कंसेप्ट याद रखिए, सारे प्रोसेस इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में एक्सेस करेंगे, ठीक है। कोई एक ही कन्वेंशन को सारे प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर एंड टू रिक्वायर दैट प्रोसेसेस रिक्वेस्ट रिसोर्सेस ओनली इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। In other words, in order to request resource Rj, a process must first release all Ri such that I is greater than or equals to j। मतलब अगर मैं सपोज इंक्रीजिंग वाला कन्वेंशन फॉलो कर रहा हूं और कोई प्रोसेस Rj को रिक्वेस्ट कर रहा है और उसने ऑलरेडी Ri को लेकर रखा था, सच दैट जो I है ना, I की वैल्यू बड़ी है, I की वैल्यू बड़ी है किससे, या इक्वल है j से। मतलब उसने बड़ा वाला आईडी का प्रोसेस लेकर रखा था और वो छोटा वाला रिक्वेस्ट कर रहा है, और हम फॉलो क्या कर रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तब ये नहीं चलेगा, राइट। कोई भी आपने बड़े वाला रिसोर्स लेकर रखा है आईडी वाला, तो आप छोटा वाला आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, तब इस केस में आपको रिलीज करना पड़ेगा किसको, बड़े वाले को, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझा होगा। तो इस तरह दोस्तों हम सर्कुलर वेट को रिमूव कर सकते हैं, मतलब हम कभी ये होने नहीं देंगे। ये लास्ट वाला लाइन आपको समझा कि अगर हम ये फॉलो कर रहे हैं कि सारे प्रोसेसेस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आईडी में एक्सेस करें रिक्वेस्टेड सारे रिसोर्सेज को, अगर कोई प्रोसेस इसे ब्रेक करता है इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला कंसेप्ट, मतलब उसने ऑलरेडी सपोज आईडी नंबर R12 यहां पर मैं ले रहा हूं, आईडी नंबर 12 को लेकर रखा है, फिर वो आईडी नंबर 6 वाला रिसोर्स यानी R6 को रिक्वेस्ट करता है, तो यहाँ पर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो करने लगा, तो हम तुरंत क्या करेंगे, उसने जो R12 लिया है उसे रिलीज कर देंगे। तो इस तरह हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रोसेस को ऐसा करने ही नहीं दे रहे कि वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक्सेस कर पाए। अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर का कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं कि सारे प्रोसेस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आईडी में ही एक्सेस करने चाहिए। आई होप आपको क्लियर है। यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा गया, वन बिग चैलेंज इन दिस स्कीम इज डिटरमाइनिंग द रिलेटिव ऑर्डरिंग ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज। मतलब एक तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी कि आप नंबरिंग कैसे करोगे रिसोर्स को, मतलब अब प्रोसेस जो है वो किसी भी ऑर्डर में दोस्तों एक्सेस करेंगे। आपने ऐसा फिक्स कर दिया ना कि सारे प्रोसेस या तो इंक्रीजिंग में करे या तो डिक्रीजिंग में करे, राइट। अब ये डिक्रीजिंग जो आप कह रहे हो ये आईडी है, तो आपको रिसोर्सेज की आईडी ऐसे असाइन करनी पड़ेगी कि सारे प्रोसेसेस जो है उस आईडी के अकॉर्डिंग ज्यादा से ज्यादा एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर पाए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार आपने आईडी तो असाइन कर दिया, एक मेरे पास सपोज रिसोर्स है जिसको आईडी आपने 12 दे दिया और दूसरा रिसोर्स है उसे 13 दे दिया, उसके बाद वाले को 15 दे दिया, लेकिन जो आप प्रोसेस रन कर रहे हो ना वो इस इंक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो ही नहीं कर पा रहे, उनका जो पूरा कोड है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा, उनको बार बार दोस्तों रिलीज करना पड़ेगा जो भी रिसोर्सेज उन्होंने लिए हुए हैं, तो वहां पे दिक्कत आ जाएगी। तो सबसे बड़ा इसका मेन डिसएडवांटेज यही है कि आप ये नंबर कैसे असाइन करोगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, एक एग्जांपल देकर समझाता हूं तो और क्लियर हो जाएगा। देखो एक मेरे पास एक प्रोसेस है जो सपोज सबसे पहले प्रिंटर एक्सेस करता है, फिर वो एक्सेस करता है हार्ड डिस्क को, ठीक है। तो मैं अगर प्रिंटर को सपोज नंबर देता हूं, सपोज मैं प्रिंटर को नंबर देता हूं 12 और हार्ड डिस्क को नंबर देता हूं 13, और यहां पर दोस्तों मैं फॉलो कर रहा हूं डिक्रीजिंग ऑर्डर का कंसेप्ट। मतलब मैं ऐसा बोल दे रहा हूं कि सारे प्रोसेसेस डिक्रीजिंग ऑर्डर और प्रोसेस आईडी में रिक्वेस्ट करने चाहिए, लेकिन ये प्रोसेस बेचारा जब प्रिंटर को एक्सेस करेगा तो 12 है, जैसे हार्ड डिस्क को एक्सेस करेगा तो ऑर्डरिंग फेल हो गई क्योंकि 12 के बाद 13 बढ़ा है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसे प्रिंटर को रिलीज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रूल, कि रूल का भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। उसी दूसरी जगह दोस्तों अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर के कंसेप्ट को फॉलो करता था, मतलब हमारा जो रूल है वो हमने ये रखा है कि सारे प्रोसेसेस इंक्रीजिंग ऑर्डर और प्रोसेस आईडी में एक्सेस करेंगे,
तो तब ये सही था, तब प्रिंटर एक्सेस होता था 12, फिर हार्ड डिस्क एक्सेस होता था 13 नंबर का, कोई दिक्कत नहीं आती थी, समझे। तो सारे प्रोसेसेस ऐसी ऑर्डर को फॉलो करें ये आप बता रहे हो, लेकिन उनका जो अंदर कोड लिखा गया है वो उस ऑर्डर को फॉलो करे ऐसा जरूरी नहीं है ना। इसलिए जो नंबरिंग है वो यहाँ पर मैटर कर देगी, राइट। तो ये वन ऑफ द दिक्कत हो सकता है कि भाई ऐसा ना हो कि सारे प्रोसेस पता चला दूसरा रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो पहले लोग को रिलीज ही करते बैठ रहे हैं तो स्टार्व हो जाएंगे। तो इवन तो अच्छा तो मेथड है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल दोस्तों इसलिए भी नहीं है क्योंकि यार हमें पहले से कैसे पता होगा कि कोई प्रोसेस क्या क्या रिक्वेस्ट कर सकता है, और यही दिक्कत मेन होती है हमारे इसके पहले भी जितने भी हमने मेथड्स देखे हुए हैं कि हमें पहले से, जैसे अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था होल्ड एंड वेट वाला, उसमें ऑलरेडी रिसोर्सेज पहले से मांग ले कि उन्हें क्या चाहिए, या जब वो रिक्वेस्ट करेंगे तो प्रीवियस वाला रिलीज कर लेते, ठीक है। तो उसमें से जो ये पहला वाला मेथड था कि पहले से जब प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है तो उसे जो भी चाहिए वो सब वो मांग ले, तो हमें दोस्तों पहले से थोड़ी ना पता रहेगा कि कोई प्रोसेस क्या क्या रिक्वेस्ट कर सकता है ना। कुछ कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होंगे जो रन टाइम पे डिसाइड करेंगे उन्हें कौन से रिसोर्सेज चाहिए। तो इसलिए पहली बात तो ये कि हम ये जान नहीं सकते कि कोई प्रोसेस, हमेशा नहीं जान सकते, मतलब बहुत सारे केसेस में हम पता भी कर सकते हैं लेकिन बहुत सारे केसेस में हम ये नहीं पता कर सकते कि कोई प्रोसेस क्या क्या किस ऑर्डर में रिक्वेस्ट करेगा रिसोर्सेज को। इसलिए यहाँ पर वन ऑफ द डिफिकल्टी यही है कि ऑर्डरिंग क्या होगी, मतलब प्रोसेस के जो नंबरिंग दे रहे हो, सॉरी रिसोर्सेज के जो नंबरिंग दे रहे हो वो कैसे होंगे। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो भी हमने डिस्कस किए प्रिवेंशन के मेथड, उसमें से आधे से ज्यादा जो भी हमने मेथड डिस्कस किए वो प्रैक्टिकली लग नहीं रहे कि हम उसे कर पाएंगे। इसलिए हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच में जाते हैं कि यार हम प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन तो काम नहीं कर रहा है यहाँ पर, इसलिए थोड़ा सा अवॉइडेंस की तरफ हम बढ़ेंगे। और अवॉइडेंस में दोस्तों हम देखेंगे कि यार ये चारों में से किसी एक को रोकने से अच्छा है कि सर्कुलर जो वेट है उसे रोका जाए। एक तो मैथड सर्कुलर वेट का हमने ये देखा कि ऐसे असाइन करो, लेकिन यार ये भी तो बड़ा दिक्कतदार है, इसमें हमें पता करना पड़ रहा है कि कोई रिसोर्सेज जो है वो किस ऑर्डर में यहाँ पर लेने वाले हैं। तो इसलिए नंबरिंग असाइन करना रिसोर्सेज को, किसी को आप बड़ा नंबर दोगे किसी छोटा नंबर दोगे, ये डिफिकल्टी का काम है यहाँ पर। तो दोस्तों हम अब अवॉइडेंस मेथड देखेंगे जिसमें यहाँ पर डेडलॉक को रोकना, और डेडलॉक हम कैसे रोकेंगे, सर्कुलर वेट को अवॉइड करके। तो वहां पर हम डिफाइन करते हैं सेफ स्टेट और अनसेफ स्टेट का कंसेप्ट। और आइए देखते हैं दोस्तों अवॉइडेंस मेथड को, जो इससे थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिकल और ज्यादा एफिशिएंट भी है।